Hydrotherapy is a therapeutic approach that involves using water to promote health and wellness, जिसमें कि पानी के उपयोग से अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पानी को, वाटर को अलग अलग तरीके से। हाइड्रोथेरेपी इज अ टाइप ऑफ फिजिकल थेरेपी दैट यूटिलाइज वाटर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मैनी फॉर्म ऑफ रिलीफ। अलग अलग तरह के फिजिकल इश्यूज में, हेल्थ प्रॉब्लम्स में पानी को अलग अलग तरीके से यूज़ करके इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोला जाता है हाइड्रोथेरेपी। क्योंकि ये पानी का यूज़ हो रहा है इसलिए इसका नाम हाइड्रोथेरेपी है, और एक नाम से भी जानते हैं एक्वाथेरेपी। इन अदर वर्ड्स, हाइड्रोथेरेपी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल केयर, मतलब नेचर केयर का एक ब्रांच है, बिकॉज इसमें ये भी एक प्राकृतिक चिकित्सा ही है ना। पानी प्रकृति में हमको मिलता है, ठीक है, तो ये एक नेचर चिकित्सा का ही पार्ट है। इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर यूजिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर का अलग अलग फॉर्म में, कहीं पे हॉट वाटर का यूज़ किया जाता है, कहीं पे ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्म यूज़ होते हैं पानी के, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। बहुत सारे टाइप में वाटर को यूज़ किया जाता है, थेरेपी को यूज़ किया जाता है। जैसे कि इट कैन इंक्लूड एक्सरसाइज, इसमें पानी में एक्सरसाइजेस, पानी, मसाज एंड ट्रीटमेंट इन वाटर टू एड इन फिजिकल रिहेबिलिटेशन एंड रिलीफ पेन में, मेनली पेन रिलीफ में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कि बात चल रही है हाइड्रोथेरेपी या पानी से ट्रीटमेंट की, तो क्या पहले तो जब तक हम बेनिफिट्स नहीं पढ़ेंगे तो हमको आगे चीज़ें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो क्या बेनिफिट्स होते हैं हाइड्रोथेरेपी के? सबसे पहली चीज़, रिलीफ ऑफ मसल टेंशन। जो हमारे मसल्स होते हैं, हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है वो मसल से बना है, मतलब हमारे पूरे मस्कुलर सिस्टम का जो फंडामेंटल यूनिट है वो है उसका सेल। बॉडी का भी जो फंक्शनल यूनिट है वो सेल ही है। तो मस्कुलर सिस्टम का जो सेल है वो कहलाता है मसल, मसल, ठीक है। तो मसल्स में क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है, और टेंशन होने की वजह से कहीं किसी मसल्स में पेन या समथिंग हमको फील होता है। वहाँ पे प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं होने की वजह से वो पोर्शन अफेक्टेड होता है, और वहाँ पे या तो मूवमेंट्स अलाउड नहीं होते, फिर पॉसिबिलिटीज़ नहीं रहते मूवमेंट की, रिजिड होता है वो पार्ट, या फिर वो उसमें एक सॉफ्टनेस नहीं रहता जिसकी वजह से पेन भी हो सकता है। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम है तो हाइड्रोथेरेपी काफ़ी हेल्प करती है। हाइड्रोथेरेपी कैन हेल्प्स टू रिलैक्स मसल्स एंड रिड्यूस टेंशन, उसके टेंशन को कम करने का काम करती है, एंड प्रमोटिंग ओवरऑल रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिलीफ। इसके अलावा उस मसल के स्पेसिफिक पोर्शन के मसल के टेंशन को कम करने के साथ साथ में क्या करती है, पूरी बॉडी का मतलब ओवरऑल हेल्थ पे भी हमारी हाइड्रोथेरेपी काम करती है। इसके अलावा सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। कैसे? द यूज़ ऑफ वाटर प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएशंस कैन एनहेंस ब्लड फ्लो। जैसे कि हमको पता है हमारी बॉडी में हमेशा ब्लड का फ्लो होते रहता है। कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट से हमारा हार्ट कलेक्ट करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है, हम एक इन शॉर्ट समझेंगे, हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स, उनसे डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं, कम है ऑक्सीजन, ठीक है, उन ऐसे ब्लड को हमारा हार्ट क्या करता है, सब जगह से कलेक्ट कर लेता है। और कलेक्ट करने के बाद क्या करता है, देखिए, उसने कलेक्ट तो किया बट उसके पास वो एबिलिटी नहीं है कि उसको प्योरीफाई कर सके। वो एबिलिटी किसके पास है, हमारे लंग्स के पास, बिकॉज हमारे लंग्स ऑक्सीजन को बाहर से एटमॉस्फेयर से अंदर लेने का काम कौन करता है, लंग्स। तो लंग्स के पास ऑक्सीजन है, तो हमारा जो हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया था उसको वो ले जाके किसको देता है, हमारे लंग्स को। एंड देन लंग्स क्या करते हैं, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है, मतलब इम्प्योर ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। ऑक्सीजन मिल गई तो प्योरीफाई हो गया ना, उसके पहले वो गंदा ब्लड था जो कि हमारी बॉडी में किसी काम का नहीं है। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है, वरना बॉडी में से ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो क्या होता है, वो लंग्स उस ब्लड में लेके ऑक्सीजन को मिक्स कर देते हैं, और फिर वो ब्लड वापस हार्ट को दे देते हैं, और फिर हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है।
ठीक है, तो इस तरीके से सर्कुलेशन होता है ब्लड का, और ब्लड के साथ में किसका सर्कुलेशन हो रहा है? ऑक्सीजन का। तो फिर क्या होता है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव कैसे करती है हाइड्रोथेरेपी? द यूज ऑफ वाटर प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएशंस, मतलब जब वाटर को अलग अलग टेम्परेचर पे यूज किया जाता है, मतलब थोड़ा हॉट, उससे थोड़ा ज़्यादा, जिसको जैसे रिक्वायरमेंट है बॉडी को, और प्रेशर के साथ, वाटर को प्रेशर के साथ में भी इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोथेरेपी में। तो ये क्या करता है, ब्लड का जो फ्लो कहीं पे रुका हुआ था, जिसकी वजह से कहीं समथिंग किसी जगह पे पेन था, तो उस फ्लो को वो रेगुलेट कर देता है, ब्लड के फ्लो को कहीं पे रिस्ट्रिक्टेड था, उसको वो वापस उन्हें रेगुलेट कर दिया, तो पूरी बॉडी में एक जैसा ब्लड फ्लो होने लगा। उसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड का सर्कुलेशन रेगुलेट हो गया पूरी बॉडी में। पैरों में पेन है, हाथों में पेन है, उसका रीज़न क्या होता है, कहीं पे ब्लड का फ्लो रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ नहीं हो रहा है प्रॉपरली। उसको हाइड्रोथेरेपी बहुत हेल्प करती है ऐसे में। एंड सपोर्टिंग कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, जैसे कि हमको पता है अगर ब्लड का फ्लो रेगुलेट कोई चीज़ कर रही है, मतलब वो किसको सपोर्ट कर रही है? कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को, मतलब हमारे हार्ट की हेल्थ को वो प्रमोट करने का काम करती है हाइड्रोथेरेपी, क्योंकि उसके काम को वो आसान बना रहा है ना। हार्ट जो काम कर रहा है पूरे बॉडी को ब्लड पंप करने वाला काम, उसकी हेल्थ को अ, उसके काम को सपोर्ट करने वाला कौन है? हाइड्रोथेरेपी। बिकॉज़ हाइड्रोथेरेपी की वजह से उसका काम आसान हो रहा है ना? तो ये दूसरा इसका मेन जो फंक्शन है हाइड्रोथेरेपी का। तीसरा, एनहांस्ड फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। इसमें क्या होता है, कई सारे हाइड्रोथेरेपी में वाटर के अंदर एक्सरसाइज करवाना, इस टाइप की भी थेरेपी होती है। एक्सरसाइज इन वाटर कैन इम्प्रूव जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट पुटिंग एक्सेसिव स्ट्रेन ऑन द बॉडी, एडिंग इन रिहेबिलिटेशन। देखो क्या होता है, आपने कभी देखा होगा जब हम अपने आर्म को, अगर हमको इस तरीके से मूव करना है या पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसे मूव करना है, ये काम बहुत आसानी से हो रहा है, ज़्यादा बिना कुछ एफर्ट्स लिए हुए। लेकिन आप इसी चीज़ को पानी में करके देखिए, नहीं होगा आपसे ईजिली, आपको बहुत एफर्ट्स लेने होंगे। अगर आप 10 टाइम्स मूव कर पा रहे हो आराम से, ऐसे एयर में, लेकिन अगर आप पानी में करोगे तो आप 10 में या 20 जल्दी थक जाओगे। एयर से जल्दी हम पानी में थक जाते हैं, बिकॉज़ हमारे मूवमेंट कम हो जाती है, उसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है पानी की वजह से। ठीक है? ऐसे में अगर एक्सरसाइज करवाई जाए इस तरीके से, तो क्या होता है, हमारे जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है और हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है। बिकॉज़ वो क्या कर रहा है, जहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ रहे हैं, उस कंडीशन में अगर आप कर पा रहे हो, दैट मीन्स बॉडी की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है और साथ में बॉडी का जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होगी। तो इस तरह से ये बेनिफिट करती है हाइड्रोथेरेपी। अब कितने टाइप्स की होती है, कितने तरीके से हम हाइड्रोथेरेपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि हॉट वाटर थेरेपी, गर्म पानी से ट्रीटमेंट लेना, इंक्लूड्स हॉट ट्यूब्स, व्हर्लपूल्स वगैरह, गर्म पानी का बाथ एंड रिलैक्सेशन एंड पेन रिलीफ। किस चीज़ के लिए करते हैं इसको इस्तेमाल? पेन वगैरह में जनरली थोड़े गर्म पानी का, जैसे कि आपने नॉर्मली भी देखा होगा, जब कभी हमको पेन होता है, किसी जैसे नी में पेन है, कोई मोच आई है, तो हम क्या करते हैं, एक वार्म वाटर का वो ले लेते हैं, मतलब उस जगह पे सेक लेते हैं उस जगह से, है ना? तो उससे क्या होता है, जल्दी से वहाँ पे जो, फिर वही ब्लड का फ्लो अगर वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हुआ है, जिसकी वजह से हमको पेन हो रहा है, तो वो जल्दी रिलीज़ हो जाता है। तो ऐसे में हॉट वाटर हेल्प करता है। तो एक तो हॉट वाटर थेरेपी हो गया, दूसरा कोल्ड वाटर थेरेपी। पहले वाले में आपने हॉट वाटर का इस्तेमाल किया था, दूसरे वाले में क्या करते हैं, इन्वॉल्व्स कोल्ड बाथ, इसमें ठंडे पानी से बाथ, compresses to reduce inflammation and promote recovery। जब इन्फ्लेमेशन वगैरह की बात आती है, तब वहाँ पे गर्म पानी यूज़ नहीं होता, तब वहाँ पे ठंडा पानी यूज़ होता है। इसके अलावा एक्वेटिक एक्सरसाइजेज, जैसे कि हमने बात की कि एक तो ठंडा पानी, गर्म पानी, तीसरा उस पानी में एक्सरसाइजेज यूटिलाइज। इसमें क्या करते हैं, वर्कआउट एंड फिजिकल थेरेपी जो होती है ना, वो पानी के अंदर कुछ इक्विपमेंट्स की हेल्प से इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है, इस तरह की थेरेपी दी जाती है।
तो ये डिफरेंट टाइप के हाइड्रोथेरेपीज हुए। अब इस हाइड्रोथेरेपी में कितने टाइप के इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाता है, कितनी टाइप की मशीन्स या कोई टूल्स जो बोल सकते हैं हम, उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो अंडर वाटर ट्रेडमिल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट फॉर लो लो इम्पैक्ट कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज इन वाटर, पानी के अंदर लो इम्पैक्ट वाले कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस किए जाते हैं जिससे कि ओवरऑल पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो रेगुलेट हो। ठीक है, तो इसके लिए अलग इक्विपमेंट्स हो, जैसे आपने ट्रेडमिल देखा होगा, नॉर्मल ट्रेडमिल, वैसे ट्रेडमिल पानी के अंदर यूज़ किए जाते हैं जिससे कि स्ट्रेंथ इंक्रीज हो, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो। दूसरा, हाइड्रो मसाज जेट्स प्रोवाइड टारगेटेड वाटर प्रेशर थेरेपी फॉर मसल रिलैक्सेशन एंड पेन रिलीफ। इसमें क्या होता है, वाटर के वाटर को प्रेशर के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे प्रेशर की ज़रूरत है वहाँ प्रेशर, जहाँ पे गर्म पानी की ज़रूरत है वहाँ गर्म पानी का पैक, है ना, और जहाँ पे ठंडे पानी के बाथ की ज़रूरत है, कोल्ड वाटर बाथ वगैरह, तो डिपेंड करेगा कि डिसीज़ कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। पेन रिलीफ में जनरली इस तरह का जो वाटर का प्रेशर का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोलिंग पूल्स वगैरह भी होते हैं, फैसिलिटीज विद टेम्परेचर रेगुलेटेड पूल्स फॉर वेरिड थेरेपेटिक ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, जनरली हमने जो पूल्स होते हैं पानी के जो है ना, तो पूल्स में क्या होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर का पानी भरा होता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, पर ये जो थेरेपेटिक पर्पज से यूज़ की जाते हैं ना, उनमें क्या करते हैं, वो पानी के टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते हैं। डिपेंड करेगा कि पेशेंट्स को की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग उस टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है कि थोड़ा गर्म रखना है या थोड़ा उसको नॉर्मल टेम्परेचर या फिर कोल्ड। तो इस तरीके से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये हाइड्रोथेरेपी के इक्विपमेंट्स हैं, मतलब इन इक्विपमेंट्स के थ्रू हाइड्रोथेरेपी दी जाती है। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट, वो है कि कॉमन कौन कौन से कंडीशंस हैं जिनको हाइड्रोथेरेपी के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। सो द फर्स्ट वन इज़ आर्थराइटिस एंड पेन रिलीफ। ये सबसे जॉइंट्स में जो पेन होता है, आर्थराइटिस में, स्पॉन्डिलाइटिस में हमने देखा है कि जॉइंट्स बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इस तरह के पेन में बहुत हेल्पफुल होती है। वाटर बेस्ड एक्सरसाइज की जो हमने बात की थी अभी, कि पानी में इक्विपमेंट्स की हेल्प से एक्सरसाइज करना, वो वाले एक्सरसाइजेज इस वाले डिसीज़ में, मतलब अर्थराइटिस और पेन कहीं पे अगर है, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एलिवेट डिस्कम्फर्ट एंड इम्प्रूव मोबिलिटी इन अर्थराइटिस कंडीशन। क्या होता है, अर्थराइटिस में जो जॉइंट्स होते हैं उनकी मोबिलिटी बहुत कम हो जाती है, मतलब उनमें जो मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाती हैं, बहुत लिमिटेड मूवमेंट्स होती है और पेन होता है जॉइंट्स में, तो उनकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है ये वाटर बेस्ड एक्सरसाइजेस। तो ये अर्थराइटिस के लिए बहुत बहुत अच्छी है थेरेपी। दूसरा, स्पोर्ट्स इंजरीज, हाइड्रोथेरेपी एड्स इन द रिकवरी ऑफ एथलीट्स बाय रिड्यूसिंग स्वेलिंग एंड प्रमोटिंग हीलिंग। जो जो एथलेटिक्स वगैरह में होते हैं, जो जो भी प्लेयर्स वगैरह, उनको जो भी जॉइंट्स में पेन, मोच आ जाना, इस तरह की जो स्प्रेन एंड स्ट्रेन टाइप की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें भी हाइड्रोथेरेपी काफ़ी हेल्पफुल है उनके लिए, बिकॉज़ वो उनको तो हमेशा होते ही रहती है ना? उनके फील्ड में हमेशा उनको इन सब चीज़ों को फेस करना होता है। तो ऐसे में हाइड्रोथेरेपी क्या करती है, उनको बहुत जल्दी रिकवरी प्रोवाइड करती है, फास्ट रिकवरी के लिए, और साथ में उनको जो स्वेलिंग वगैरह आ जाती है उस पोर्शन पे, तो उसको भी जल्दी हील करने का काम करती है। थर्ड इज़ बैक पेन। इसका जो पानी को जब प्रेशर के साथ इस्तेमाल किया जाता है, मतलब उस इक्विपमेंट के थ्रू जब हम पानी को प्रेशर के साथ बैक पेन में स्पाइन पे यूज़ करते हैं, तो इट ऑफर रिलीफ टू द बैक रिलेटेड इश्यूज़। बैक रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। एक सेकेंड। इसके अलावा कंप्रेशन, इमर्शन बाथ वगैरह भी हैं, कोल्ड इमर्शन बाथ,
एनिमा वगैरह के थ्रू भी हाइड्रोथेरेपी दी जाती है। और इसके अलावा कोलोन हाइड्रोथेरेपी भी होती है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग एंड फ्लशिंग आउट कोलोन और लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन को भी हाइड्रोथेरेपी के द्वारा, मतलब जिसको कोलोन हाइड्रोथेरेपी बोला जाता है, उसके द्वारा उसको भी क्लीन किया जाता है। द ट्रीटमेंट इज सिमिलर टू एन एनिमा बट इज मोर एक्सटेंसिव। एनिमा की तरह ही उसको यूज़ किया जाता है कोलोन हाइड्रोथेरेपी को, जिसके थ्रू क्या करते हैं, डायरेक्टली हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन के जो डिसीजेज हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है। इट यूजेस क्लीन फिल्टर्ड वाटर अंडर जेंटल प्रेशर के साथ, बिना किसी पेन के इंटेस्टाइन तक पानी को एनएस के थ्रू पहुंचाया जाता है। द नंबर ऑफ सेशन विल डिपेंड ऑन इंडिविजुअल। मोस्ट पीपल रिक्वायर अ सीरीज ऑफ 3 to 6 ट्रीटमेंट टू रिसीव अ थॉरो क्लींजिंग ऑफ द कोलोन। अपने कोलोन को क्लींजिंग के लिए कम से कम 3 से 6 मतलब उतने लगते हैं। एक मीन्स जनरली 3 to 6 उनको लगता है सेटिंग्स। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाइड्रोथेरेपी जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो वो हमने वैसे तो एक इन जनरल वाला डिस्कशन किया था, बट फिर भी और कर लेते हैं। बिकॉज द वार्म वाटर encourages योर मसल्स एंड जॉइंट टू रिलैक्स। वार्म वाटर क्या करता है, हमारे मसल्स और जॉइंट को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। इसलिए जब भी हम पानी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे, मतलब गर्म पानी को अलग अलग टेम्परेचर पे, तो हमारे जॉइंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो ठीक होंगे। और उसके अलावा मसल से रिलेटेड टेंशन, इस टाइप की चीज़ें भी ठीक होंगी। इसलिए बताया कि एथलीट्स के लिए बहुत अच्छा है। दिस रिड्यूस स्ट्रेन ऑन योर जॉइंट्स एंड मसल्स, इसके अलावा स्ट्रेन्स को रिलीज करता है। थर्ड जो इसका प्रिंसिपल है वो है रेजिस्टेंस। इट हार्डर टू मूव थ्रू वाटर देन एयर। मतलब जो आपने अभी हमने डिस्कस किया था कि पानी के अंदर कुछ इक्विपमेंट्स जैसे कि ट्रेडमिल को उन्होंने इस्तेमाल किया, तो क्या उसके पीछे लॉजिक रहा होगा कि पानी में ट्रेडमिल कैसे फ़ायदा करेगी। तो उसका प्रिंसिपल ये है कि जब भी हम अपने हाथ को एयर में मूव करते हैं और उसके बाद वाटर में मूव करते हैं, तो इट इज़ हार्डर टू मूव थ्रू वाटर। वाटर में मूव करना उतना डिफिकल्ट होता है देन एयर, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, क्योंकि पानी की वजह से रेजिस्टेंस आ जाता है ना। दिस हेल्प्स यू टू बिल्ड मसल स्ट्रेंथ। तो जब आप कर लेते हो 10 बार एयर में करोगे और उसके बाद जगह आपने 10 बार पानी में किया, तो आपका रेजिस्टेंस और आपका मसल्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ठीक है। बेनिफिट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि अर्थराइटिस वगैरह, जॉइंट्स पेन, इस तरह की चीज़ों में, बर्न इंजरीज़ में ठंडे पानी को इस्तेमाल किया जाता है, तो बर्न इंजरीज़ में भी अच्छा है। प्रेगनेंसी में भी अलग अलग तरीके से इसकी थेरेपी ली जाती है। इसके अलावा जो हमारे डिस्कस करने की चीज़ है वो है टेक्निक्स क्या होते हैं। टेक्निक्स क्या होते हैं, तो जैसे कि इमर्शन थेरेपी है। पूरी इमर्शन में क्या करते हैं, हाइड्रोथेरेपी को पूरी बॉडी पे इस्तेमाल किया जाता है, फुल बॉडी और पार्शियल इमर्शन इन वाटर फॉर द इफेक्ट। इसमें जो इमर्शन वाला होता है, इसमें या तो पूरी बॉडी को हम पूरा, जैसे पानी में बाथ ले रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एक बाथ टब होता है। ठीक है, तो बाथ टब में हम क्या करते हैं, अपनी पूरी बॉडी को पानी में रखते हैं। इसी तरीके से पूरी बॉडी को इमर्स करना या फिर अफेक्टेड पोर्शन को, वो आता है इमर्शन थेरेपी में। तो ये टेक्निक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा, जेट थेरेपी, यूटिलाइजिंग हाई प्रेशर वाटर जेट्स फॉर टारगेटेड मसाज एंड पेन रिलीफ। इसमें जेट्स का इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स के साथ पानी अफेक्टेड पोर्शन तक पहुंचाया जा सके। तो ये जेट थेरेपी कहलाती है। पानी को ही इस्तेमाल करने की टेक्निक है ये। तीसरा है एक्वा योगा, कंबाइनिंग योगा पोजेज विद द सपोर्ट ऑफ वाटर फॉर जेंटल स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सेशन। आजकल आपने बहुत सुना होगा एक्वा योगा, मतलब पानी में अपनी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट वे में स्ट्रेच करना इज नोन एज एक्वा योगा। तो ये भी हाइड्रोथेरेपी का एक टाइप है। अब एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, बेनिफिट्स, प्रिंसिपल, टेक्निक्स, टाइप्स, इनके अलावा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हर टाइप की थेरेपी के लिए, वो है प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो प्रिकॉशंस कौन कौन से रखने चाहिए और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं।
सो कंसल्टिंग अ प्रोफेशनल, पहली बात कि अगर हमने कहीं से पढ़ा या सुना तो हमें डायरेक्टली जाके हाइड्रोथेरेपी नहीं लेना है किसी डिसीज़ के लिए। पहले हमें कंसल्ट करना चाहिए उन थेरेपिस्ट के साथ कि आपकी डिसीज़ के लिए वो थेरेपी सूटेबल है या नहीं आपको। बिकॉज़ कई बार हम दूसरी चीज़ों को नहीं देखते जो कि हमको सूट होता है नहीं, हम उस चीज़ के लिए एलिजिबल है या नहीं वो हमको चेक करना होता है, तो थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। फर्स्ट थिंग एंड द सेकंड थिंग, ऑलवेज सीक गाइडेंस, मतलब वही हो गया कि आपको उनसे डिस्कस करना है फॉर फ्रॉम अ क्वालिफाइड थेरेपिस्ट टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव हाइड्रोथेरेपी सेशंस। सेकंड वन, individual health condition. Some health condition may not be suitable for hydrotherapy. जैसे कि आपकी किसी एक डिसीज़ के लिए हाइड्रोथेरेपी सूटेबल हो सकता है, बट हो सकता है कि हमको कोई और दूसरी चीज़ जिस पे हाइड्रोथेरेपी काम नहीं करता बिल्कुल भी। मतलब हम उसके लिए एलिजिबल नहीं होते, लेकिन हम वो सेकंड वाली चीज़ को नज़रअंदाज करके पहली वाली डिसीज़ के लिए जाएँगे और खुद से अगर बिना डिस्कस किए करेंगे, तो हमको उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हो सकता है। सो हमको क्या करना चाहिए? हमेशा एक प्रॉपर गाइडेंस में लेना चाहिए थेरेपी। एंड द थर्ड वन, वाटर सेफ्टी। Be aware of the risk associated with water activities and क्या करना चाहिए? जो जो भी रिस्क एसोसिएटेड होता है पानी के अंदर, जो भी जितने भी टाइप के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उन सब का सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हमेशा हाइड्रोथेरेपी लेना चाहिए, इसीलिए अंडर ऑब्जर्वेशन करते हैं हमेशा। एंड इसके अलावा क्या है, जैसे कि रिस्क की बात हुई तो क्या रिस्क हो सकता है पानी में? जैसे कि स्लिप हो जाना, लाइक स्लिप होने वाली जो चीज़ है, तो हमको खुद का भी अवेयरनेस के साथ करना है। स्लिपिंग और अदर एक्सटेंट हॉट वाटर ट्रीटमेंट लेते टाइम पे, वैसे तो ये सारा उनका काम है, बट कुछ इन रिस्क फैक्टर्स बताए जा रहे हैं। मतलब जहाँ हमारा ध्यान रखने का नहीं है, बट वो थेरेपिस्ट के ध्यान रखने वाले जो इस ओवरऑल थेरेपी में जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो, कि हाइड्रोथेरेपी लेते वक्त पानी में जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं एक्सीडेंटल एंड अदर्स। दूसरा, अगर वाटर का टेम्परेचर जो है वो प्रॉपर उनको पता होना चाहिए, अदरवाइज हमको बर्न इंजरीज वगैरह टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और कुछ इन्फेक्शंस वगैरह का भी हो सकता है अगर उन चीज़ों का ना नहीं ध्यान रखा जाए। तो इससे काफ़ी सारे लोगों को बेनिफिट्स भी होते हैं। सेटिस्फेक्शन रेट जो हाइड्रोथेरेपी का है वो 85% है, सेटिस्फाइड होते हैं लोग इन थेरेपीज़ को लेके, और काफ़ी लोगों को इसके बेनिफिट्स होते हैं। एंड 85% satisfaction rate has been reported among individuals undergoing hydrotherapy treatments। मतलब 100 में से 85% लोग उससे सेटिस्फाइड होते हैं उस थेरेपी को लेके। तो इस तरह से ये हाइड्रोथेरेपी अलग अलग टेक्निक से